सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का बच्चा पार्टी। आज हम लोग अपने थर्ड लेक्चर पर हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस समझा था। हमने जाना था कि कोई भी कैरेक्टर कैसे डिटरमाइन होता है। जो अपने आप को शो कर पाता है उसको हम डोमिनेंट, और जो नहीं कर पाता उसको रेसेसिव जीन्स कहते हैं। जीन्स वेर द फैक्टर्स विच वॉज सेड बाय मैंडल। तो मैंडल ने उनको फैक्टर्स नाम दिया था, जेनेटिक फैक्टर्स, और उनको बाद में जीन्स नाम दिया गया। ठीक है, हमने ये भी जान लिया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली बनते हैं। किसी भी प्रोजेनी में या किसी भी जनरेशन में जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली बनते हैं। वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज देयर इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो जीन्स जब बनते हैं, देखो क्या होता है, इसको बहुत सिंपली समझ लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस करना है बच्चों। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड देन विल गो फॉर इवोल्यूशन। ठीक है बच्चा पार्टी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपके मन में आएगा कि होता क्या। देखो ये हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इन क्रोमोसोम्स में अगर मैं किसी क्रोमोसोम को दिखाने की कोशिश करूं आपको, तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा, स्पिंडल फाइबर्स मिलेंगे और वो एक दूसरे से एक सेंट्रोमियर के थ्रू इस तरह से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये एक मेटासेंट्रिक काइंड ऑफ क्रोमोसोम मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेटासेंट्रिक होता है जिसमें सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत छोटे 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 छोटे, जो आपको ऑब्वियसली नहीं दिखेंगे, क्रोमोसोम्स ही नहीं दिखेंगे, सेल ही नहीं दिखेंगे, तो ऐसे छोटे छोटे लोकस या लोकाई होते हैं जहां पर जीन्स सिचुएटेड होते हैं। जीन्स, ठीक है, लाखों करोड़ों जीन्स यहाँ पर होते हैं एक एक क्रोमोसोम पे। ठीक है, ये जीन्स आर एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसको आप सिंपलेस्ट शब्दों में डीएनए बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं ये दो चीजों से बने हैं। किससे? पॉलीन्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। पॉलीन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। फिर आपके मन में डाउट है कि पॉलीन्यूक्लियोसाइड क्या होता है बच्चों। बेसिकली ये क्या होते हैं, दीज आर सम नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ये दोनों मिलकर पॉलीन्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और फिर उसमें जब ये फॉस्फेट ऐड हो जाता है तब हम जाके क्या बोलने लगते हैं, डीएनए बोलने लगते हैं या आरएनए बोलने लगते हैं, विच आर जेनेटिक मटेरियल, या आप सिंपल शब्दों में उसको जीन्स बोल सकते हैं। डीएनए मैंने शुरू में इसलिए लिखा था, जानबूझ के लिखा था, हालांकि आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, बट मैंने जानबूझ के डीएनए को पहले इसलिए लिखा था क्योंकि ह्यूमंस में जेनेटिक मटेरियल का सिंपल सा मतलब होता है डीएनए। क्योंकि डीएनए कहता है ना, आप डीएनए चेक करा लो, डीएनए, तो आरएनए चेक थोड़ी ना कराता है कोई, कॉमेडी हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है बच्चों, जब ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, ऑब्वियसली जब सेपरेट होंगे सिंगल फाइबर्स बनेंगे, तो इनमें कौन सा जीन्स किस क्रोमोसोम में जाएगा ये फिक्स नहीं है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मतलब डीएनए, कैरेक्टर्स मतलब जीन्स। तो जीन्स किस क्रोमोसोम में कैसे जाएंगे किसी को नहीं पता, तो इसलिए हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब द कैरेक्टर्स इन द जीन्स आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं और इंडिपेंडेंटली रिफ्लेक्ट भी होते हैं। समझ में आने तो ऐसा होता है कि लोग भविष्यवाणी करने लगते हैं, है ना, तो अब भविष्यवाणी वगैरह का चक्कर चलता नहीं है। क्लियर आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली जो आपके मन में फिर से आएंगे कि सर, इज इट एनी वे पॉसिबल टू कंट्रोल द कैरेक्टर्स बाय एनी वे? यस, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप कोड्स को चेंज कर सकते हो, और यही चीज आजकल लोग कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत हद तक साइंटिस्ट आर वर्किंग टू गेट सम ऑफ द कोडिंग और सम ऑफ द रिजल्ट और जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि अगर किसी में खानदानी कोई बीमारी चली आ रही है, या कोई में किसी में हेरिडिटी कोई डिसऑर्डर चला आ रहा है, या किसी में कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, लाइक कोई टकला होने का कैरेक्टर कैरी कर रहा है, या कोई काला होने का कैरेक्टर कैरी कर रहा है, या कोई लंबा होने का कैरेक्टर कैरी कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। उस कैरेक्टर को आप ना केवल चेंज कर सकते हो बस, बल्कि उसको करेक्ट भी कर सकते हो। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। अगर आप में से कोई इंटरेस्ट दिखाएगा फ्यूचर में 12th के बाद, ग्रेजुएशन के समय और पोस्ट ग्रेजुएशन के समय, तो आपको रिसर्च करने के समय ये सब चीजें डिस्कस होंगी। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच आई सेड। ठीक है,
हालांकि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में आपको 11th में मिलेगा पढ़ने के लिए, तो अभी यहाँ डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता। बच्चा पार्टी, अब हम बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। किस्मत से आज ही के दिन हमने सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस किया है जूनियर स्टैंडर्ड में, और आप लोग भी प्रेजेंट थे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है बच्चों? हम सबको पता है कि पहले के समय में मेल और फीमेल में सेक्स डिटर्मिनेशन का बड़ा क्राइटेरिया सेट, आज भी कई जगह होता है। और मैं ये नहीं बोल सकता कि पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग दोनों में कोई ऐसा क्लासिफिकेशन है कि पढ़े लिखे लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, अनपढ़। मैंने खुद ने देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी मूर्खों की तरह बातें करते हैं अगर बात लड़का लड़की के पैदा होने की हो। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन हमारी कंट्री के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। गवर्नमेंट ने अपने करिकुलम में ऐड किया। फॉर्चुनेटली आपने 8th में पढ़ा, आज ही मैंने 8th वालों को जब पढ़ाया तो यू आर कनेक्टेड, और आप 10th वाले बच्चे भी इसको देख रहे हैं। होता क्या है हमारे बॉडी में, ह्यूमन में, किसी भी ह्यूमन में देयर आर 46 क्रोमोसोम। In those 46 there are 23 pairs, we can say the 46 are said to be 23 pairs. In these 23 pairs अगर हम क्लासीफाई करें तो 22 पेयर जो होते हैं जिनको हम ऑटोसोम्स को कहते हैं, और 1 पेयर जो होता है बच्चा पार्टी, 1 पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 पेयर और ऑटोसोम्स का एक ही काम होता है, एक ही काम मतलब ह्यूमन बॉडी बनाना या बॉडी बनाना, बॉडी का पूरा बिल्डअप, चाहे बाल हो, चाहे दांत हो, मुंह हो, नाक हो, हाथ हो, पैर हो, ये सब यही बनाते हैं। इनका कलर कैसा होगा, मसल्स कैसे होंगे, सब ऑटोसोम्स का काम है। ठीक है, जो 1 पेयर रह जाता है, जो 1 पेयर है इसको अपन सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और ये मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग तरह से दिखता है। जो मेल है, मेल में आपको XY और फीमेल में आपको XX, ये 2 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो देखो, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, पेयर में ही पाए जाते हैं। ऑब्वियसली हमने लिखा ना 1 पेयर इन आइदर मेल और फीमेल। अब प्रॉब्लम यह है कि मेल और फीमेल दोनों में, अभी आप बोलोगे सर आपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की, तो कैरेक्टर लड़का होगा कि लड़की होगा ये तो इंडिपेंडेंट है, कोई टेंशन नहीं है, तो लोग क्यों ब्लेम करते थे? पहले के समय लोग मानते नहीं थे और गर्ल्स को ब्लेम करते थे, लेडीज को ब्लेम करते थे। आजकल तो ऑब्वियसली ये इलीगल भी है, प्लस सबको पता है कि ये मेल पे डिपेंड करता है, ना कि फीमेल पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया था दंगल वाली कहानी भी है ना, जब वो दंगल वाले अंकल ने पूरी कोशिश कर ली, नहीं हुई, उनको लड़का नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने ये बोलना शुरू किया, हमारी छोरी भी छोरों से कम है कि ऐसा। ठीक है, लेकिन उससे पहले तो उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो होता ही है, मतलब डू नॉट गेट मी रॉन्ग, पहले ऐसे ही होता था, उनको ब्लेम नहीं कर सकते। हमारी भी बड़ी फैमिली है, मेरे वाइफ की साइड से भी बड़ी फैमिली है, तो पहले ऐसे होता, फैमिली बड़ी हो जाती थी लड़के की चाहत में, ये होता था। और बहुत सारे आपको ऐसी कहानियां मिलेगी। शॉर्ट या छोटा परिवार वहाँ उस समय उन्हीं लोगों का होता था जिनके घर में मोस्टली लड़का पहले पैदा हो गया, लड़की पैदा हो गई तो परिवार बड़ा हो ही जाता था। मैंने देखा है, प्लीज इस पे आप लोग कोई अपने आर्ग्यूमेंट ना दे। सो कम ऑन, लेट्स से अगेन एक मेल है, एक फीमेल है। ठीक है, और गवर्नमेंट करिकुलम में इसलिए ऐड करती है ताकि जो गर्ल्स हैं या लेडीज हैं उनको प्रताड़ना या उनको ह्यूमिलेशन, एक्चुअली गर्ल्स जब प्रेग्नेंट होती है ना, उनको डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा एंगर फेस करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं ये नहीं कभी चाहता कि आप लोग इसको कुछ अदरवाइज लो, लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसी नर्सिंग होम में एक और बेटी पैदा हुई थी, किसी दूसरे की थी, और मेरी जो बेटी है कृषा, उसके जस्ट 2 मिनट पहले एक और लड़की पैदा हुई थी। तो हम लोग ऑब्वियसली, हम सब लोग वी वर वेरी क्यूरियस, एंड हम लोग मैटरनिटी वार्ड के सामने, सॉरी ओटी के सामने ही खड़े थे सब क्यूरियोसिटी में। ठीक है, और वरीड भी थे, खुश भी थे। तो जब आवाज़ आई तो हम लोग क्यूरियस हो गए एकदम, हमें लगा हमारे घर में बच्चा आ गया, आ गया, आ गया। तो वो लेके आए, तो हम लोग क्यूरियोसिटी में गए, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर आपका नहीं है, इनका है। तो जो लड़का था, मतलब उस बच्ची का, छोटी बच्ची का फादर, तो उसकी मदर ने, मतलब उस बच्ची की दादी ने पूछा कि लड़का है कि लड़की से। पहला क्वेश्चन ये था, हम सब वहाँ खड़े थे, तकरीबन 8-10 लोग मेरी फैमिली के थे। तो जो नर्स थी, शी सेड गर्ल, और उनका चेहरा उतर गया, मतलब दे बिहेव लाइक दे डू नॉट नो दैट स्मॉल लिटिल गर्ल। उनको मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस छोटी बच्ची वो लोग जानती ही नहीं। फिर नर्स ने उसको हैंड ओवर किया दादी को, उन्होंने फिर उसके फादर को हैंड ओवर किया, और हम लोग बिल्कुल बुरा, मतलब बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा था। एंड फिर उसके बाद ऑब्वियसली 2 मिनट बाद मेरी लाइफ का सबसे हैपनिंग मोमेंट आ गया, मेरी डॉटर इस दुनिया में आ गई। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, एंड
Obviously, there is nothing much I can say about this, that the day she arrived in my life is changed from hell to heaven. So my wife, I'm really thankful again. And obviously कृषा तो सभी तुम लोग सभी जानते हो कृषा. So she is what she is, है ना. ठीक है. तो अब तो वो बड़ी भी होगी थोड़ी सी, कि पहले की बता रहा हूँ आपको. तो ऐसा होता था पहले, लोग ऐसा क्रिटिसाइज करते थे. मुझे अभी भी बोलते हैं, मैं बुरा लग रहा है, लेकिन होता है ऐसा. मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ये चीज़ें. एंड जब मैडम ने भी बात की, जब मतलब मेरी वाइफ ने मुझे बोला, तो शी एक्चुअली एक्सप्रेस्ड हर सेल्फ एंड शी एक्सप्रेस द सेम फीलिंग, कि मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ये तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा. कि मैंने कहा यार ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं. तो ऐसा होता है, मतलब आप लोग जो बच्चे सोचेंगे ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है. फॉर मोर रेफरेंस एंड मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डिस्कस दिस विद योर फैमिली. आपको पता चलेगा ऐसा होता है. सो गाइज लेट्स अगेन डिस्कस दिस. जो मेल होता है, मेल में ऑब्वियसली एक्स एंड वाई क्रोमोजोम होता है. फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है. ऑब्वियसली जब गैमीट्स बनते हैं तो ये डिप्लॉयड स्टेज है. डिप्लॉयड मतलब पेयर है ना. तो जब गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, क्या बनता है गैमीट्स, तो हैप्लॉयड स्टेट बन जाती है. हैप्लॉयड मतलब सिंगल. तो देखो एक्स और वाई अलग हो गए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये भी एक्स एक्स हो गया. ये गैमीट फॉर्मेशन की स्टेज है, गैमीट फॉर्मेशन. तो गैमीट फॉर्मेशन के समय भाई साहब ये हो जाता है. ठीक है. अब क्या होगा, अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. अब होगा यहाँ पे क्रॉस. अब यहाँ पे क्रॉस होगा, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो, या कॉइटस बोल सकते हो, कुछ भी आपको मर्जी जैसे चाहे. तो ये देखो मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिला तो बन गया एक्स एक्स. फिर मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मिला, फिर मिल गया एक्स एक्स. अब मेल का y फीमेल के x से मिला एक्स वाई, फिर मेल का y इससे मिला तो एक्स वाई. तो देयर आर 1 2 3 4, देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज. देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज. आउट ऑफ दीज 4, दीज 2 विल बी फॉर गर्ल, है ना, एंड दीज 2 बी फॉर बॉय. सो काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो कि जो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है, 1 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी एंड 4 possibility. Out of these 4 possibility, 2 are for girl and 2 are for boy, which is like 50% is for boy and 50% is for girl. समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है बच्चों पार्टी? अच्छा, इसका मतलब यह है कि 50-50% जो आप बॉय या गर्ल कर रहे हो, 50-50% जो आप बॉय या गर्ल कर रहे हो, उस 50-50% में क्या होगा, इट इज ऑलवेज लाइक वी डू नॉट नो. मतलब लड़का भी हो सकता है, कहता है 50-50 चांसेस है, मतलब लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है. सो देयर इज नो वे टू ब्लेम अ फीमेल ऑब्वियसली, एंड देयर इज नो वे टू ब्लेम अ मेल. हाँ, पहले ऐसा होता था कि लोग फीमेल को ब्लेम करते थे. आजकल तो लोग बोलते हैं कि अगर भैया करना भी है तो मेल को करो, ऑल्दो वो भी गलत है. लेकिन फीमेल को तो कैसे भी नहीं, फीमेल के पास तो कैरेक्टर ही नहीं है वाइब वाला, तो लड़का कैसे इस पर डिपेंड करे. हालांकि अब ऐसा बहुत कम बचा है, क्योंकि लोग मानने लगे. ठीक है, ठीक है, कि ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो फिर भी ये सब चीज़ें टॉपिक आते हैं तो बता देना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सच में इवोल्यूशन की तरफ जा रहे हो. अब लोगों को इवोल्यूशन समझ में आ भी गया है. क्या पहले उन बातों पे, चिंदी बातों पे भी झगड़े जहाँ से हो जाते थे, जिनका आज के समय में कोई मतलब नहीं है. ठीक है बच्चा पार्टी, लेट्स टॉक अबाउट इवोल्यूशन. सो वी आर डन. मैं इवोल्यूशन का डिस्कशन करता हूँ. एक छोटा सा, एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ रेज करता हूँ. इवोल्यूशन, प्यारे बच्चों, इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव. याद रखना, प्रोग्रेसिव शब्द यूज कर रहा हूं. ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव चेंज is said to be evolution. Evolution is mostly a result of change in climate, change in atmosphere, change in lifestyle, change in all external factors. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जमाना था हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में, आपको पता है कि हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बंदरों से, ह्यूमंस आर इवॉल्व बाय व्हाट, मंकीज बोलते हैं ना. अब मंकीज क्यों बोलते हैं भाई? Why people used to say monkeys? Why human are evolved from monkeys? Because humans के और monkey के दोनों के अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेजेस देखोगे तो आइडेंटिकल होती है.
समझ में? इनफैक्ट अगर आप उनके एम्ब्रियोनिक लाइफ देखोगे तो भी आइडेंटिकल होती है। और अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा लगता है, क्योंकि ह्यूमंस क्या है, उनके अब थोड़े पैर लंबे हैं, हाथ थोड़े छोटे हैं, क्योंकि वो जमीन पर चलते हैं। पहले जो बंदर हुआ करते थे उनके पैर छोटे होते थे, हाथ लंबे होते थे, क्योंकि वो पेड़ों पर लटक के रहते थे। इवन इनफैक्ट आपको शायद जान के बड़ा आश्चर्य लगे कि व्हेन पीपल आस्क अबाउट हाउ जिराफ आर प्रोड्यूस्ड, हाउ जिराफ पता है ना, वो लंबी गर्दन वाला है ना, जिराफ कैसे आए, तो लोग बोलते हैं कि दे आर इवॉल्व फ्रॉम गोट। गोट मतलब बकरी। जो बकरी थी, उन बकरियों ने क्या किया, धीरे 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 करके पूरी आसपास की घास खा ली, चर ली। और जब घास खा ली तो उन्होंने क्या किया, किसी सपोर्ट के ऊपर पैर रख के अपनी गर्दन ऊंची करके उन्होंने उस ऊपर जो पेड़ पौधों की लगी हुई पत्तियां उनको खाने की कोशिश की। तो धीरे धीरे उनकी गर्दन बड़ी होते 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 उनकी ही एक प्रजाति जिराफ में कन्वर्ट हो गई, गोट की या बकरियों की। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन क्यों जरूरी है? बच्चों, आपने ये सुना होगा कि जो जैसे अपन लोग होमो सेपियंस है, ऐसे होमो फ्यूचरिस्ट जो आएंगे, फ्यूचरिस्ट मतलब जो हमसे भी ज्यादा इवॉल्व होंगे, तो लोग बोलते हैं कि उनके शरीर पे एक भी बाल नहीं होंगे, एब्सोल्युटली हेयरलेस रहेंगे। व्हाई? बिकॉज उनको जंगलों में नहीं रहना। अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी बॉडी में जो हेयर्स है बेसिकली दे आर मेंट फॉर प्रोटेक्शन। आपके सर के ऊपर बाल है, बाल आप टच करने की कोशिश करो तो बाल आपको स्लिपरी फील देगा। वाई? क्योंकि जो हमारा स्कल है, खोपड़ी है, मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो आपको पता है कि जो खोपड़ी है इवन दो बहुत हार्ड है, लेकिन जब उस पर कोई डायरेक्ट डैमेज होगा तो खोपड़ी फट सकती है, टूट सकती है। तो क्या है, भगवान ने क्या दिया, एक नेचुरल लुब्रिकेशन या स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड किया। तो जब कोई चीज आके सिर से टकराएगी तो ऑब्वियसली वो स्लिप हो सकती है या स्लिप होने के चांसेस है। ठीक है, सेम यही किसमें, बंदरों वगैरह में थे या जंगली जानवरों में। अगर आप जंगली जानवरों को या किसी भी जानवर को देखोगे तो उनकी बॉडी में आपको खूब सारे फैदर्स दिखेंगे, बहुत सारे फैदर्स। क्यों? क्योंकि जो हम लोग तो क्या है, बेड अच्छी तरह तैयार करके सोते हैं, सब कुछ सेट करके सोते हैं, तो हमारी बॉडी इज वेरी मच प्रोटेक्टेड। लेकिन एनिमल्स के साथ नहीं है। एनिमल्स कहीं झाड़ियों आड़ियों में जा रहे हैं, कहीं कहीं से कूद फांद रहे हैं, तो उनकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा भगवान ने कुशन प्रोवाइड किया। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी शीप्स होती हैं, कहते हैं बाबा बाबा ब्लैक शीप है, वूल वाला, वो शीप्स देखे ना, शीप्स। तो उन शीप्स में क्या होता है कि आपको बहुत सारा वूल मिल जाता है। अब कैसे वूल मिल जाता है? क्योंकि नेचर ने उनको, क्योंकि ज्यादातर जो शीप्स होती हैं जिनको हम वूल के लिए यूज करते हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, ठंडी जगहों पे पाई जाती है। तो नेचर ने उनको क्या दे दिया, एक बहुत ही वूलन या बहुत ही थिक एक कोट प्रोवाइड किया है। जब गर्मी का सीजन आता है तो हम वो कोट उनसे छील कर निकाल लेते हैं, हम मतलब जो भी ये काम करते हैं। ठीक है, तो वो छील कर निकाल लेते हैं, फिर जैसे ही ठंड आने वाली होती है वापस उनकी बॉडी में उतने ही हेयर्स आ जाते हैं। समझ में? अब सोच के देखो धोखे से, अगर मान लो मैंने कहा है कि ओजस, मान लो शीप्स पाल रहा है और ओजस ने है ना ठंड के सीजन में उनकी ऊपर की चमड़ी निकाल दी, तो बेचारी जो ठंड आएगी तो ये शीप्स तो मर जाएंगी उस ठंड के कारण। समझ में आ रही बात? क्लियर है? क्लियर आ रही है बात बच्चा पार्टी, समझ में है ना? नाउ गाइज, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर एंड यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट जितनी भी चीजें मैंने आपको इवोल्यूशन के लिए बोली ये पीरियोडिक होती है। ऐसा नहीं कि एक बकरी ने गर्दन ऊंची की और अगले दिन वो जिराफ बन गई, ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत पीरियोडिक होता है। इवोल्यूशन टेक टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा समय लगता है, बट इवोल्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड प्रोग्रेसिव ग्रोथ। एक्चुअली इवोल्यूशन इज एक्चुअली अ प्रोग्रेसिव ग्रोथ फॉर द टाइम। तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और हम इसको और डिस्कस करेंगे, डिटेल में जाएंगे और हम समझेंगे व्हाट आर द एविडेंस विच प्रूव के यस इवोल्यूशन हुआ है। क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है हमने बोल दिया, प्रूफ क्या है कि हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चा पार्टी अगले लेक्चर में। ठीक है, अंटिल देन बाय गाइज, बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय बच्चा पार्टी।